हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ संपूर्ण ज्ञान। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 15 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि लाइटनिंग, यानी जिसे हम तड़ित कहते हैं हिंदी में, यानी अगर साधारण भाषा में समझे तो बिजली का कड़कना। आपने जब वर्षा होती है तो आपने सुना होगा बिजली कड़कती है। तो वो बिजली किस तरीके से कड़कती है, वो क्या प्रोसेस होता है, कैसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये बिजली कड़कती है, जिससे कि लाइटनिंग होता है। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम अपना सम नेचुरल फिनोमिना, जिसका है सबसे पहला टॉपिक है तड़ित यानी लाइटनिंग। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है ना कि accumulation of charge in the cloud and it's shown in sky, ठीक है, और इट्स काउज आप यहाँ पर लगा सकते हो, इट्स काउज लाइटनिंग। चलिए लिख देते हैं इट्स काउज लाइटनिंग। देखिए होता क्या है ना कि जब जब बादल आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब जब वो एक जगह एकत्रित होते हैं, मिलते हैं और संचय करते हैं, किस चीज का संचय? तो चार्ज का जो संचय होता है, ठीक है। तो एक्युमुलेशन मतलब होता है संचय, और क्लाउड मतलब आप जानते हो वो चार्ज मतलब ऊर्जा, क्लाउड मतलब बादल। जब सभी बादल एकत्रित होते हैं और फिर वो संचय करते हैं, किस चीज का? तो ऊर्जा का संचय करते हैं। तो कुछ देखिए बादल में होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये एक बादल है, मेरी यही एक ड्राइंग सबसे अच्छी है क्योंकि बहुत पहले से इसमें मेहनत है, बाकी सब इस नॉर्मल है। और दूसरा है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब क्या होता है ना, जब ये मिलते हैं, ठीक है, अब जो अपना चार्ज होता है ना वो मिलते हैं, और दोनों एक में जब इन दोनों का चार्ज मिलता है ना तभी ये होता है संचय। जब ये चार्ज करते हैं, जब ये मिलता है तभी उसके कारण क्या होता है कि बिजली कड़कती है। जिस तरह से आप अपने अगर फोन में देखें तो अगर आप, जैसे आप कोई भी फोन कहते हैं, अगर आप कोई भी सोलर पैनल जैसे आपके यहाँ घर में हो, अगर आपके सोलर पैनल में कोई भी, अगर आप माइनस के चीजों को प्लस में लगा देते हो और प्लस वाला माइनस में, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। मतलब वो थोड़ी छोटी सी ये हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, जो शॉर्ट सर्किट जो होती है, या फिर कुछ धमाका हो जाता है, करंट भी लग जाता है। तो यही जब बड़े पैमाने पर बादलों में होता है, और ये जब बादल इस तरीके से टकराते हैं और माइनस प्लस की चीजें मिलती है, उनका संचय होता है, वो धरती पर गिरती है, यानी पेड़ पौधे उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जब इनको अट्रैक्ट करते हैं तब वो जमीन पर गिरते हैं। और अगर इस तरीके से अगर वो जमीन पर गिरते हैं तो जैसे कोई बिल्डिंग भी है तो वो बिल्डिंग पर भी गिर सकते हैं। इसके बचने के फॉर्मूले भी हम आपको बताएंगे, या फिर घर पर भी ये गिर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी ये गिर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि लाइटनिंग होता क्या है और ये किस तरीके से उत्पन्न होती है। देखिए, जब भी बादल आपस में मिलते हैं ऊर्जा का संचय करते हैं, ठीक है, और क्लाउड जब मिल जाते हैं ऊर्जा का संचय करते हैं और चार्ज को ये करते हैं, और वो जो है वो नीचे आ जाता है अट्रैक्शन के कारण, और वो जब गिरती है तो बहुत बड़ी नुकसान करती है। अगर आप पे किसी इंसान पे गिर जाए तो वो पूरा जल के राख हो जाएगा बस एक बार में, इतनी ताकत होती है। तो ये तो है हमारा लाइटनिंग। अब हम जानेंगे, जैसे देखिए कि लाइटनिंग जो हुआ ना, तो पहले के हम जैसे ग्रीक के सिवाय बाकी सब देश लोग ये मानते थे, बाकी सब देशों में, कि ये क्या है, एक हम पर भगवान क्रोध दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भगवान है, प्रभु है, वो हम पर क्रोधित है, इसीलिए वो अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें पता होता है। जैसे कि आप अभी ठंड के दिनों में टोपी पहनते हो, जब कैप आप पहनते हो और उसको जब खोलते हो निकालने वक्त वहां से चिड़चिड़ापन की आवाज आती है, वो चिंगारियां होती है। अब वो चिंगारी चिंगारी जैसे आप टोपी खोले, वो जो चिंगारी निकली,
वो कहाँ से निकली। देखिए जैसे अगर आप क्या कहते कि जैसे आप टोपी खोलते हो तो आपके बाल और वो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए होता ही है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में घर्षण होता है तो घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होती है, तो हीट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो वही होता है बादलों में भी, क्लाउड्स में भी यही होता है, जिसके कारण यहाँ पर लाइटनिंग होती है, या फिर जिसे आप बिजली का कड़कना कहते हो। अब देखिए है कि चार्जेबल ऑब्जेक्ट यानी जो घिसने से ऑब्जेक्ट किस तरीके से चार्ज होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन रबिंग, तो देखिए क्या होता है कि जब चार्ज जो होता है ना, कोई भी ऊर्जा होती है वो किस तरीके से चार्ज हो जाती है, किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है रब करने से। तो देखिए ये आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे हमने मैं अपने हाथ को घिस रहा हूँ, अगर आप घिसते हो अपने हाथ को लगातार घिसते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। आप जैसे मैं इस बोर्ड पे घिसता हूँ तो ये बोर्ड पर अगर मैं घिस रहा हूँ तो क्या हो रही है, घर्षण। और यहाँ से घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर रब करने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन होती है, और जिसके कारण जो रब करने से एक ऊर्जा यानी जैसे हम घिसते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, तो घिसने के कारण उष्मा उत्पन्न होती है यानी कि हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वहीं से रब करने से हमारा निकलता है, जो रब करने से सब्सटेंस है वो निकलता है। अब है चार्जेबल ऑब्जेक्ट। तो चार्जेबल ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन यहाँ पर है सबसे पहला है आपका चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग यानी जो रब करने से जो चार्ज होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग यानी घिसने से किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में घिसते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये डस्टर और ये मार्कर, अगर हम इसमें घिसते तो यहाँ पर क्या ये होता है, घिसने से यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होता है वही क्या है, चार्ज जो हो जाता है उसी से। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, जब कोई व्हेन टू ऑब्जेक्ट गेट रब्ड। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट या व्हेन वी रब्ड टू ऑब्जेक्ट। तो व्हेन वी रब हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट, और उससे क्या होता है, जब घिसेंगे तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जब हम किसी चीज को घिसते हैं तो वहां से क्या होता है, चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, वहां से चार्ज आ जाता है। ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आता है, तो देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट में, और यहीं से जब ये ऑब्जेक्ट रब किया जाता है ना, जैसे कि अभी हमने इन दोनों का एग्जांपल दिया कि ये दोनों जैसे डस्टर और मार्कर को मैं रब कर रहा हूँ, तो इनके रब करने से कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वही चार्ज का जब फॉर्मेशन होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वहीं से चार्जेबल ऑब्जेक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप फिर से समझो कि जब भी हम चार्ज को ये करते हैं, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर तो वही प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब दोनों को हम ऊपर नीचे ये
करेंगे, ये इधर से और ये इधर से करेंगे, तो फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू द फ्रिक्शन, they get charge, चार्ज। अब चार्ज हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इट्स ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू चार्जेबल सब्सटेंस या फिर चार्जेबल ऑब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, या फिर चलो ये लिखते हैं ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। ठीक है, तो यहीं से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है और वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो सब हमने लाइटनिंग देखा, फिर एक स्टोरी अभी यहाँ पर है कि जैसे मैंने बताया कि आप कैप पहनते हो तो टोपी को आप जब उतारते हो तो उससे क्या होता है, टोपी को उतारने से वहाँ से फ्रिक्शन के कारण और जो ये हो जाता है तो उससे चिंगारियाँ ये होती है जिससे चर इस तरीके की आवाज़ आती है। तो यही जो ग्रीक लोग थे ना, ग्रीक लोग वो इससे जानते थे, लेकिन हम क्या जानते थे और बाकी लोग देश के लोग क्या जानते थे पहले के कि ये भगवान का क्रोध है, वो गुस्से में है और ये हम पे आक्रोश है और ये क्रोध हम पर दिखा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता था, तो वो जानते थे, जिसके कारण वो समझते थे कि बादलों में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और वही बिजली कड़कती है और गिरती है धरती पे। तो इस साइड से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने पिछली साइट में ये देखा था कि हमने देखा था कि लाइटनिंग क्या होती है, उसके बाद में एक स्टोरी देखी और चार्ज रब करने से कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्जेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब देखा। अब इस साइड में हम देखेंगे टाइप ऑफ चार्ज और उसका इंट्रैक्शन क्या होता है, जो चार्ज के कितने प्रकार। तो बेसिकली आप ये जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों से ये करते चलेंगे। तो देखिए, टाइप ऑफ चार्ज यानी ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो उस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। अब इंट्रैक्शन क्या होता है, यानी जो अपने ओर आकर्षित करना। इंट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना। जैसे आप ये पिछली बार हमने क्या देखा था कि जैसे कोई बादल है, एक है पॉजिटिव का, तो इनटू का हो गया, एक पॉजिटिव का और एक है नेगेटिव का। अब ये आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जिसके कारण पॉजिटिव और एक जो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और उनके संचय से उनके मिलके वो एकत्रित होते हैं और जिसके कारण बिजली ये होती है। तो वही जो चार्ज है यानी जो ऊर्जा है वो अट्रैक्ट हो रही है, वो आकर्षित होती है दोनों एक दूसरे के बीच में। पॉजिटिव चार्ज यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों एक ये आकर्षित होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो चार्ज वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट वन टू अनदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक से दूसरे में, यानी जो उल्टे चार्ज होते हैं यानी दूसरे, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते रहेंगे, आपस में आकर्षित होते रहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज हमने देखा। फिर हम अब अगली साइड में हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी। तो ये टॉपिक है, हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं और उसके कीवर्ड्स और नोट्स भी आपको साथ में मिल रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों पिछली दो साइट में हमने क्या पढ़ा था, दो साइट में हमने देखा था कि लाइटनिंग क्या होता है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है।
तो वो सॉरी चार्ज और का ट्रांसफर कैसे होता है इस साइड में हम देखेंगे। लेकिन उसमें हम देखा था कि रब करने से किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्जेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज देखे, फिर अट्रैक्शन देखे। उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी ऊर्जा किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज का ये एक डिफिनेशन है, बहुत ही छोटा छोटा सा डिफिनेशन है, आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जो सब में लिखते हो इट इज अ प्रोसेस, ये तो कॉमन लाइन है, ये तो आपको हमेशा याद रहता है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, अर्थिंग में भी और ट्रांसफर ऑफ चार्ज में भी, दोनों में इट इज अ प्रोसेस आपका कॉमन लाइन होगा, आपकी को याद करने में सहूलियत। अब ये तो आप लगाते हो, फिर उसमें लगाते हो इन वेज, इसमें भी इन वेज चार्ज ट्रांसफर दोनों में आपको अर्थिंग और फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज में आपको सहूलियत होगी। बस यहाँ पर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द अर्थ है और यहाँ पर वन बॉडी टू अनदर बॉडी है, इसी चीज का डिफरेंस है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इट इज अ प्रोसेस एंड विच चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें चार्ज ट्रांसफर कहाँ से होता है, एक बॉडी से अनदर बॉडी तक। तो देखिए जब यह क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया, एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ऊर्जा का ट्रांसफर होता है कैसे, तो एक ऑब्जेक्ट से, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। अगर आप सुने होंगे तो जैसा कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर अपना ऊर्जा, उसकी जो शरीर का ताप है वो धीरे धीरे घटने लगता है, तो दूसरा व्यक्ति अपना उसे ऊर्जा देता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का ऊर्जा आपके फोन में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज है वो आपके फोन में आ रही है और उसको चार्ज कर रही है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज हो रही है। ठीक है, तो आप इसको फोन से जैसे रिलेट करो, अगर आप जैसे ये मान लिया जाए बोर्ड है और आपका यहाँ पर चार्जर और ये यहाँ पर गया और ये आपका फोन है, सॉरी फिर से बना देते हैं। जैसे ये आपका मान लिया जाए फोन है और फोन को आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जब फोन को आप फिर से मैं बना देता हूँ, अच्छे से नहीं बना है, देखिए आप पूरे प्रोसेस को समझिए। जैसे कि ये एक बोर्ड है, यहाँ पर आपका चार्जर लगा हुआ, ये गया, अब यहाँ पर ये है आपका फोन, है ना, इसी तरह का रहता है। अब देखिए फोन से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से, तो इसका इस तरीके से इसका जो सिंबल होता है ना, तो ये फोन क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब कहाँ से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से हमने चार्जर के थ्रू ये फोन को चार्ज किया, यानी एक चार्ज यहाँ था, ये एक चार्ज था, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर ये सेकंड चार्ज हो गया, यानी यही है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एक बॉडी, ये एक फर्स्ट बॉडी ये हो गया, ये क्या है, फर्स्ट बॉडी हो गया, और ये सेकंड बॉडी यानी जिसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एक बॉडी तो ये है, ये वन बॉडी है, और ये अनदर बॉडी है जिसे ये वन बॉडी से अनदर बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना। और ये चार्ज भी प्रोड्यूस होता है, जैसे आप एप्स को यूज करते हो, तो एप्स को यूज करते हो, इसमें भी चार्ज जाता है जिसके कारण ये खत्म होते जाता है। ठीक है, तो ये तो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप सुना था, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो देखिए जिस तरह से स्टेथोस्कोप एक डिवाइस था जिससे आप अपने हार्ट बीट को मेजर करते हो, इसी प्रकार से भी यह एक मेजरमेंट का डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस है वो बेसिकली यूज होता है वेदर को मापने के लिए। ठीक है, यानी आज किस तरीके का वेदर है उसको मापने के लिए, मौसम को मापने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका जो वही कॉमन लाइन लगेगा, इट इज अ डिवाइस विच कैन यूज टू टेस्ट वेदर। ठीक है, यह क्या है, एक तरह का डिवाइस है, यह एक तरीके का यंत्र है जिसके द्वारा हम मौसम को मापते हैं।
ठीक है, यह क्या है, एक तरीके का डिवाइस है जिसके द्वारा हम मौसम को मापते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो गया होगा। अब है डिस्चार्ज। यहाँ तक हम चार्ज चार्ज सुन रहे थे, लेकिन डिस्चार्ज क्या है? यानी जब चार्ज जो है वो घटते जाता है, ऊर्जा घटते जाती है, वहीं से होता है डिस्चार्ज। देखिए, व्हेन बॉडी लूज चार्ज टू द अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट। क्या है, यहीं पर अर्थ आता है, फिर आता है हमारा अर्थिंग। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी अपना चार्ज खत्म करता है, किस तरीके से, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से फोन चार्ज हुआ, यानी ये क्या कर रहा है, अपने चार्ज को खत्म कर रहा है, अपने चार्ज को एम्प्टी कर रहा है, ये अपने चार्ज को लूज कर रहा है, अपने चार्ज को। अब ये चार्ज इसमें आ गया है, तो जब वो लूज करेगा, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट तो जो है वो तो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब अगर कोई भी चार्जेबल बॉडी, जैसे आपका फोन है या लैपटॉप है, तो आप उसमें क्या करते हो, चार्जर लगाते हो। चार्ज करने से क्या होता है, आपका जो बॉडी, जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से हम फोन को चार्ज कर रहे हैं, उसी तरीके से हर चीज में ये किया जाता है। कोई भी, जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि बॉडी अगर अपना चार्ज लूज कर ले, बॉडी का चार्ज यानी मनुष्य के शरीर का चार्ज अगर खत्म हो जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए, तो दूसरा मनुष्य उसे अपना चार्ज देता है, अपनी ऊर्जा देता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फोन को अपना चार्ज दे रही है। अब अगले साइड में हम पढ़ेंगे जो लाइटनिंग है, उससे सेफ्टी। लाइटनिंग को से किस प्रकार से हम सेफ रह सकते हैं उसके बारे में दे सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अब इस साइड में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग से सेफ्टी, यानी तड़ित से सुरक्षा। लाइटनिंग से हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं वो हम देखेंगे। तो एक तो है आउटसाइड, दूसरा है इनसाइड। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे कि घर में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और बाहर में कैसे रह सकते हैं। अगर आप बाहर में हो तो सबसे पहले तो आपको फाइंडिंग सेफ प्लेस फाइंड करना है। ठीक है, अगर जैसे ही आप अगर आप घर में हो, बाहर में हो, और अचानक बारिश होने लगती है, वर्षा होने लगती है, जिसके कारण आप अगर कार में बैठे हो तो तुरंत, आप मोटरसाइकिल में बैठे हो तो तुरंत आपको वहां से उतर जाना है। ठीक है, और कोई सेफ प्लेस फाइंड करना है। सेफ प्लेस में जैसे किसी का घर हो गया, या फिर जैसे कोई बैठने का जगह होता है, ऊपर से बनाया गया रहता है। ठीक है, तो वहां पर आप बैठ सकते हो, रुक सकते हो। ठीक है, ताकि वहां पर लाइटनिंग गिरे तो कोई प्रभाव ना पड़े। तो आउटसाइड में सबसे पहले अगर आप हो तो आपको फाइंड करना है कौन क्या, तो सेफ प्लेस फाइंड करना है। दूसरा, टॉल ट्री। तो टॉल ट्री, अगर आप टॉल ट्री के सामने अगर आपको सेफ प्लेस नहीं मिलता है, अगर आप मान लीजिए आपको सेफ प्लेस नहीं मिला, तो आपको टॉल ट्री के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब भी जाना है तो हमेशा शॉर्ट ट्री के पास जाना है, क्योंकि टॉल ट्री होता है ना, वो नहीं सेफ होता है। क्यों नहीं सेफ होता है, देखिए, अगर आसमान में बिजली कड़कती है तो पेड़ उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के कारण जब ऊपर से बिजली गिरती है तो छोटे ट्री पर नहीं बल्कि ज्यादातर बड़े पेड़ों पर देखी जाती है। अब ये फॉर्मूला कब आएगा, जब आप फॉरेस्ट में हो। ठीक है, और जब भी बारिश होती है तो हम छतरी लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि छाता एक मेटेलिक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण उसमें बिजली गिर सकती है, गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो डू नॉट कैरी अम्ब्रेला और अदर मेटल ऑब्जेक्ट। हमें कोई भी अम्ब्रेला और अदर ऑब्जेक्ट नहीं कैरी करना है। ठीक है, अम्ब्रेला और मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी लोहा, एल्युमिनियम, ये सब कोई भी चीज का सामान हमें कैरी नहीं करना है। अगर हम जब भी कोई, ये तो फॉर्मूला आपका, अगर आप कोई फील्ड में हो तब भी आप शॉर्ट ट्री के पास जा सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट में हो तो गो टू दी शॉर्ट ट्री, आप उससे अपनी जान बचा सकते हो शॉर्ट ट्री के पास जाकर के। अब मान लिया जाए आप न तो शॉर्ट ट्री के पास हो और न तो आप टॉल ट्री के पास, ना तो आपके पास मतलब आसपास पूरा फील्ड मौजूद है। ठीक है, वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां पर भी बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती। तब आप क्या करोगे,
तब जैसे शादी में दुल्हनिया बैठती है ना, उसी तरीके से आप जब आप रोते हो ना, अगर आप जिस तरीके से रोते हो तो उस तरीके से आपको क्या करना है, प्लेस योर नी विथ योर हेड बिटवीन योर हैंड्स, टेक स्मॉलेस्ट पोजीशन। देखिए आपको क्या करना है कि आप जैसे अगर आप बैठते हो तो आप अपने आपके जो दोनों नी है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होगे, फिगर है आपका 15.6 फिगर में आप देखते हो, तो आपका जो नी है उसको आप उठा लो और इस तरीके से रख ले, हेड को रख लो, छोटा सा स्मॉलेस्ट पोजीशन आप बना लो। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पोजीशन बना लेना है। तो यहाँ पर आप आउटसाइड को समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे इनसाइड को। आउटसाइड को हमने देख लिया कि अगर हम बाहर हैं, तो अगर कार है या बेसिकली मोटरसाइकिल है, कार मोटरसाइकिल से हमें उतर जाना है, वहां से कोई सेफ प्लेस ढूंढना है। अगर हमें सेफ प्लेस नहीं मिलता है तो हमें टॉल ट्री के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें शॉर्ट ट्री के पास, छोटे कद के पेड़ के पास जाना है। और हमें कभी भी वर्षा के समय अम्ब्रेला नहीं कैरी करना चाहिए। अगर आप कैरी करते हो तो रेनकोट कैरी करो, या फिर अगर आप देहात से रहने वाले हो तो आपको पता होगा कि बोरा को हम ये करके माथे पे रख करके पहले जाया करते थे। क्योंकि पहले के जमाने में तो एक तो पहले अम्ब्रेला नहीं होता था, छतरी नहीं होती थी, अब छाता ना होता था, लेकिन कुछ तो चीज होता था। उस समय भी दिमाग लगाया कि अगर बिजली गिरेगी तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, अब मेटेलिक ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये आकर्षित करेगा, जिसके कारण आराम से ओढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लास्टिक का बना रहता है, जिस तरह से रेनकोट रहता है प्लास्टिक का बोरा, आप लेते होंगे, देहाती बच्चे जानते होंगे जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं। फॉरेस्ट में है तो शॉर्ट ट्री के पास। अब हमें जैसे अगर हम रोते हैं तो उस तरीके का, इस तरीके से पोजीशन करके और अपने दोनों नी को में बैठ करके शॉर्ट पोजीशन बना लेना है, अगर हमें कोई भी ये नहीं मिलता है तो। अब है इनसाइड। अब इनसाइड में क्या है, इनसाइड में व्हेन लाइटनिंग काउज डू नॉट टच मेटल और इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। जब भी अगर लाइटनिंग होता है ना, तो कभी भी हमें, कभी भी भूल करके भी नहीं, आप कभी भी जो ऑब्जेक्ट मेटल के बने हो उसको भूल के भी मत टच करो। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल इम्प्लुएंस हो, तो उसको भी भूल करके भी टच मत करो। ठीक है, बिजली से चलने वाली उपकरण को नहीं टच, बिजली से चलने वाली उपकरणों को नहीं छूना है, और उस वस्तु को जो कि लोहे, तांबे या फिर और अदर मटेरियल से, मेटल से बना हुआ हो। ठीक है, अब है डू नॉट गोज आउटसाइड फ्रॉम होम। जब भी आप घर में, तो कभी भी घर से बाहर कदम भूल के भी मत रखना। अगर आप पे बिजली गिरेगी तो आप उसमें डाई हो जाते होंगे, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। उसके बाद है लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए लाइटनिंग कंडक्टर आप सुने होंगे, तो सबसे पहले तो वही कॉमन लाइन, इट इज अ डिवाइस। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि जैसे देखिए, लाइटनिंग यानी तड़ित को कंडक्ट करने वाला, यानी तड़ित को अपनी ओर खींचने वाला। यानी ये क्या है, यह सबसे पहले डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। यहां पर आप लिख सकते हो सेफ्टी, तो यहां पर हम लिख देते हैं, सॉरी, सेफ्टी। ये क्या है, एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है, दैट्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट हाउस बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये क्या है, एक तरीके का सुरक्षित यंत्र है जो कि हमारे घरों को, बिल्डिंगों को, बड़ी बड़ी इमारतों को तड़ित जिस पर ना गिर सके वो उसे बचाती है। अब देखिए ये कैसे बचाती है, तो सबसे पहले तो ये एक मेटेलिक रॉड होता है, एक लोहे का रॉड होता है, जैसा कि आप फिगर में आप देखे होंगे। तो ये है आपका फिगर 15.7, एक इमारत है, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये लगी हुई है। किस तरीके की है, तो एक जैसे मान लीजिए इस तरीके की बिल्डिंग है, अब इसके ऊपर एक खंभा है और यहाँ पर एक वाई शेप में है ना। अब देखिए क्या होता है, ये दीवार विच टू द इनसाइड ऑफ गोज टू द इनसाइड ऑफ वॉल एंड इट ट्रांसफर लाइटनिंग इनटू द अर्थ।
अब मान के चलिए ये अर्थ का सरफेस है। अब क्या होता है ना, ये मेटेलिक रॉड जो होता है इतना छोटा नहीं होता, वो धीरे धीरे जो है ना बिल्डिंग यानी घर के और कोई भी दीवार हो उसके दीवार के अंदर से ट्रांसफर होता है, और ये धरती को, अर्थ के सरफेस को, धरती को क्या करता है, भू के अंदर यानी धरा के अंदर ये जो भी तड़ित होती है यानी कि जो लाइटनिंग होती है उसको ट्रांसफर कर देती है। यही है लाइटनिंग कंडक्टर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारा कुछ टॉपिक है, यानी जैसे कि आपका हो गया अर्थक्वेक क्या है, उसके काउजेस क्या है, फिर सुनामी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुनामी यानी अर्थक्वेक तो आप जानते होंगे, भूकंप। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी यानी कि जैसे जो कि आता है किसके कारण, तो सुनामी आती है जब ओशियन या सी वाटर जमीन पे आ जाते हैं और बहुत तबाही मचाने लगते हैं, तोड़ तबाही मचाते हैं, उसे ही हम सुनामी कहते हैं। तो वो सब हम देखेंगे। इस साइट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो मित्रों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक है क्या। तो इसको हम हिंदी में पहले समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, अर्थ का अर्थ अर्थ ठीक है, अर्थ और क्वेक। अर्थ को अगर हम ज्योग्राफिकली क्योंकि ये ज्योग्राफी में ज्यादा आपको पढ़ना है, आपने क्लास 6th में ये पढ़ा होगा अर्थक्वेक के बारे में। तो देखिए, अर्थ को हम भूगोल में कहते हैं भू, और क्वेक को कहते हैं कंपन, यानी भू का कंपन। ठीक है, भू का कंपन यानी भूकंप, भू का कंपन यानी भूकंप। ठीक है, इसका बराबर हो गया ये भूकंप। धरती के हिलने को भूकंप कहते हैं। ठीक है, धरती के कंपन को भूकंप कहते हैं। अब ये आता कैसे है भूकंप? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि है क्या, ये क्या है, ये सडनली डिस्टरबेंस, अचानक कोई डिस्टरबेंस होता है। कहां पे? तो इनसाइड ऑफ अर्थ एंड इट्स आउटर लेयर। देखो, जब भी कोई इनसाइड, अर्थ के इनसाइड में, जैसे मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है, अब इसके अंदर थोड़ा सा कुछ हलचल हुई, डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण जो आउटर लेयर है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हुआ, तो यहाँ का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो ऊपरी सतह पर पड़ेगा। अब ये डिस्टरबेंस कैसे होता है वो भी बताएंगे। तो इसका आउटर लेयर यानी कि जो क्रस्ट है, आपने क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी क्लास 6 में। और इसके डिस्टरबेंस से हमारा जो आउटर लेयर यानी जो क्रस्ट है वो सेक्ड होता है, और वो ये भूकंप जो आता है वो बहुत छोटे समय के लिए आता है, यानी तो उसे ही हम कहते हैं भूकंप। यानी यह क्या है, एक अचानक डिस्टरबेंस है जो कि अर्थ के अंदर होता है, और जिसके कारण हमारा जो आउटर लेयर यानी क्रस्ट है वो हिलता है, जिसके कारण आता है भूकंप। अब देखिए आता कैसे है। जैसे आप अर्थ के सरफेस पर हम रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे, और जिस जमीन पर रहते हैं ना उसे हम कहते हैं प्लेट। ये खाने वाला प्लेट नहीं है, यानी ये धरती वाला प्लेट है। ठीक है, तो देखिए जो खाने वाला प्लेट होता है ना वो 1 mm मोटा होता है, लेकिन जो यानी 1 मिलीमीटर मोटा होता है, लेकिन जो जिसमें हम रहते हैं वो कम से कम 2-2,500 यानी मिलीमीटर मोटा होता है। ठीक है, यानी एक थाली जो होता है वो 1 mm का होता है, यानी सोच सकते हैं वैसे 1000 थाली। ठीक है, कितनी होगी, लगभग 1000 माना जाता है। तो जैसे में ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ पर मान लिया जाए प्लेट्स हैं। ठीक है, ये मान लिया जाए यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं। अब देखिए क्या होगा, इस प्लेट पर फोर्स पड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर, और कभी इस प्लेट पर फोर्स पड़ेगा तो कभी ऊपर नीचे, और यही अचानक जब इस तरीके से ये जैसे नीचे चला गया
अब नीचे अचानक गया तो जिसके कारण पूरा जो प्लेट का संतुलन है वो गया बिगड़। अब इसी के कारण हुआ धरती पर भूकंप। और आपके के फिगर में दिया ही गया है कश्मीर में जो भूकंप आया था, ठीक है, तो फिगर 15.8 में। तो यही और क्या हो सकता है, जैसे कोई भी प्लेट हो उसके ऊपर फोर्स लगे, यानी यहाँ पर क्या हो, फोर्स लगे। ये दोनों अर्थ के जो अर्थ का जो प्लेट है उसके ऊपर जब फोर्स लगता है, जब फोर्स अप्लाई होता है और वो प्लेट हिलता है, वे छोटे समय के लिए वो हिलता है जिसके कारण हमारा अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये तो था भूकंप यानी अर्थक्वेक। इसी तरह अब यहाँ पर आया है क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में देखेंगे। दूसरा हमारा टर्म आया प्लेट। तो क्रस्ट, प्लेट और सुनामी, और एक और जो डिवाइस है जिसके कारण हम अर्थ को मेजर करते हैं वो कि वो कितने स्पीड से आया था, कितना ज़्यादा वो हानिकारक है, ये वो जिसे मापा जाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि अर्थ को क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दिस सडनली डिस्टर्बेंस इन दी अर्थ इनसाइड ऑफ द अर्थ एंड दैट्स आउटर लेयर, और आउटर लेयर यानी कि जो क्रस्ट है विल बी सेट वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखे थे कि पिछले बार हमने देखा था कि अर्थक्वेक के बारे में हमने देखा था, और उसके थोड़े से काउस के बारे में देखा था। 2 काउस बेसिकली देखा था कि किस तरीके से आते हैं। लेकिन अब हम अर्थक्वेक के काउस यानी किस तरीके से अर्थक्वेक आता है वो देखेंगे। तो देखिए, हम तो पहले अर्थक्वेक के काउस देखेंगे, और वो क्यों होता है वो आप जान लीजिए कि वो प्लेट्स के कारण होता है। जो प्लेट ट्यूब होते हैं वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको भारत के इतिहास बताता हूँ कि जैसे क्या होता है पहले। तो जैसे यहाँ पर जैसे पहले जितने भी प्लेट्स होते थे, जितने भी सब द्वीप है यानी जो भी महाद्वीप है वगैरह, देश वगैरह सब जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के पास हमारा प्यारा भारत भी जुड़ा हुआ था, और जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वो ऊपर आ चुका था। अब ये धीरे धीरे घसकते रहता, और एक प्लेट्यू एक साल में 5 सेंटीमीटर घसकता है। 5 से 10 सेंटीमीटर एक साल में घसकता है। ठीक है, तो एक साल में जब 5 से 10 सेंटीमीटर घसकते तो ये धीरे धीरे, ये कहानी 11 करोड़ साल कि अब ये धीरे धीरे जाता है। और जब ये दक्कन प्लेट्यू होता है और ये जम्मू द्वीप होता है, जम्मू कश्मीर वाला जम्मू द्वीप और ये दक्कन प्लेट होता है, जब ये आपस में टकराते हैं, यहाँ पर एक सागर होता है जिसका नाम है तैथिस सागर। जब ये आपस में टकराते हैं इसको सुखा देते हैं, और यहाँ से होता है हिमालय का निर्माण। क्या है, अब आप ये जानिए कि जब ये टकराए थे आपस में तो क्या अर्थक्वेक आया था? हाँ आया था, क्योंकि जब देखिए आप 2 बुक्स को अगर आपस में टकराते हो तो क्या होता है, वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी 2 बुक को ये करते हो, जैसे में अभी हम करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये दोनों बुक है, अब हम इन दोनों को आपस में टकराते हैं। यहीं पर आप देखिए जब ये टकराती है तो ये ऊपर की कुछ भाग ऊपर की ओर आ जा रहा है जब भी हम इसे टकराना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा कंपन है, ये जो अर्थक्वेक है, ये तो एक प्लेट्यू के मूव करने से होता है। ठीक है, जैसे ये 2 प्लेट्यू है, अब ये दोनों जब आपस में एक इधर जाएगा और एक ऊपर, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं ना, जो भी प्लेट्स हैं वो आपस में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये मूव करते हैं तो एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, यानी जब ये मूव करेंगे, अब एक बार एक दिन मतलब एक साल में 5 से 6 सेंटीमीटर मूव थे, तो ये कभी कभी अचानक स्पीड थोड़ा बढ़ता है। वही जैसे ही जब ये मूव करने लगते हैं तो क्या होगा, मूव करेंगे तो दरार फटने लगता है। अब देखिए ये दरार यही मूव करने से फटता है। अब आपको हम एक ये बताते हैं कि यहाँ जो हमारा ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर जो अफ्रीका महाद्वीप के पास इसी मेरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम अफ्रीका को। वहां पर आप देख रहे होंगे ना कि जब यहाँ पर अगर आप सुनते होंगे तो यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर
अभी जो हाल फिलहाल में है ना, वो अच्छे से तो नहीं बना, लेकिन समझ लो ये अफ्रीका है। ठीक है, अब ये अफ्रीका में क्या होता है ना कि जैसे फिर से बनाते कोशिश करते हैं फिर से, चलो यही यहीं से करते हैं। यहाँ से अब धीरे धीरे दरार फट रहा है। अब क्यों दरार फटता है कि ये जो प्लेट्यू है वो आपस में मूव करने लगते हैं, तो यही दरार फटने लगता है। और आने वाले कुछ हजार सालों में ये इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर एक जगह है यही अफ्रीका का मेडागास्कर, ठीक है, तो उसी तरीके से अलग हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, तो इसी प्लेट्यू के मूव करने से होता है। यही है कि ये मूव करता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। दूसरा कारण आप जानते हो कि प्लेट्यू पर जो दो प्लेट्यू है उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, यानी जो दबाव है वो जब पड़ता है किसी भी प्लेट्यू पर, तो वो दबाव इसी के कारण पड़ता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। तीसरा कारण, जब सडनली हल्का कोई प्लेट्यू में कभी कभी कोई प्लेट्यू आपस में टकरा जाए तब, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई प्लेट्यू है और यहाँ पर कोई प्लेट्यू, अब दोनों बहुत नजदीक आ चुके हैं, ये इधर है और ये इधर की ओर जा रहा है। अब दोनों आपस में यहाँ पर हो गया, ये दोनों आपस में टकरा गए। तब ये टकराने से यहाँ पर जिस तरीके से कुछ ये हुआ, तो ये जब हिमालय रेंज किसी तरीके से बना वो आप जाने, लेकिन जब उसको हम भूगोल की क्लास में अच्छे से पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में, लेकिन अभी हम साइंस में देखते हैं जब ये टकराया तो ये ऊपर गया, ऊपर उठ गया। अब ऊपर जब ये उठा तो वहां से भी जब टकराए आपस में, तब तो ये अर्थक्वेक, तब कहाँ क्या आएगा, अर्थक्वेक। यानी हमने यहाँ पर कुछ कारण जाने अर्थक्वेक के बारे में कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, हमने क्या क्या कारण जाने, प्लेट्यू का मूव करना, प्लेट्यू पर दबाव पड़ना, या दो प्लेट्यू पर आपस में टकराव करना। अब ये होता है इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। कहाँ हो रहा है, इनसाइड में, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, आउटसाइड में, यानी कि क्रस्ट में। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। तो अब इस साइट में हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में, अर्थ प्लेट के बारे में, और जो रिचर स्केल है उसके बारे में, और सुनामी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्रस्ट के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 6th-7th में, तो आपको पता होगा कि क्रस्ट किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, आपने ये सब पढ़ा होगा। तो देखिए, क्रस्ट यानी क्या है, ये इट इज अ आउटर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज अ सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो साइड भी कर सकते हो, क्योंकि सब जानते हैं, क्योंकि जैसे आप जिस सरफेस पे रह रहे हो, अर्थ के जिस सतह पे रह रहे हो, वही है क्रस्ट। अब ये एक तरीके से आप लिख सकते हो, इट इज अ नोन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये लैंड से कितने दूरी पर होता है, तो ये लैंड से 0 से 35 किलोमीटर की दूरी पर अंदर होगा। और अगर मैं यहाँ से इस जमीन से नीचे खोदता चलूँ तो मुझे 35 किलोमीटर ये खोदना पड़ेगा, तब ये जो है क्रस्ट हमारा खत्म होगा। और सी से ये 5 किलोमीटर के अंदर होता है। अब हमारा अर्थ प्लेस, तो अर्थ प्लेस कैसा होता है, तो ये एक मासिव और इरेगुलर शेप का होता है, और ये सॉइल रॉक से बना होता है। यानी कि यही जिस पर आप रहते हो, जैसे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, बेइज्जती नहीं करनी है, मैं थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ, नहीं तो फिर बना लेंगे, कभी कोशिश करेंगे। अब अर्थ प्लेट मासिव होता है, रेगुलर होता है, और सॉइल रॉक से बना होता है, और इसका कोई भी शेप नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप अगर अर्थक्वेक के बारे में जानते हो, अर्थ प्लेट के बारे में जानते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थक्वेक का जो पावर, वो कितने पावर से है, वो किस डिवाइस से मेजर करेंगे। तो द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर इन रिचर स्केल। ये एक तरीके का स्केल होता है जो अर्थक्वेक कितने पावर से आया वो ये करता है। अब हमारा सुनामी, आपने इंग्लिश के चैप्टर 2nd में भी पढ़ा होगा, हनी ड्यू में।
हनी ड्यू या फिर हनी कॉम्ब है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सुनामी क्या होता है, लेकिन हम फिर से इसे एक बार रिकॉल कर रहे थे क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ते हो तो इससे भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखिए, व्हेन अर्थ सेक टू द सी साइड, जब अर्थ सेक करता है कहाँ पर, तो सी साइड में, द ओशियन वाटर टेक अ फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये वेव्स कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लार्ज होते हैं, जो बहुत ही डैमेज काउज कर देते हैं, बहुत तहस नहस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थ से जब सी साइड पे करते हैं या फिर ओशियन साइड पे, उस समय जो ओशियन और सी वाटर होते हैं वो बहुत ही लार्जर वेव यानी बहुत ही लहरों का रूप ले लेते हैं और उसी को हम कहते हैं सुनामी। अब ये तो जाना हमने क्रस्ट के बारे में, अर्थ प्लेट के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे कि अर्थ क्वेक आती है तो हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अर्थ क्वेक आती है तो उससे बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप भूलिए नहीं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ा होगा, आप रिकॉल करो, आपको रिकॉल करना है। ठीक है, मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको एक बार बता दूंगा, आपको याद आ जाएगा आपने अगर पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये आपको जानना है और आपकी मेमोरी पावर का भी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना आपको याद रहता है। देखिए, अर्थक्वेक जैसे अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें अपना आधुनिक यंत्रों से हमें अपना घर बनाना चाहिए, बिल्डिंग्स बनाना चाहिए, जिसके कारण अगर वो बहुत हैवी अर्थक्वेक भी है तो वो गिरे ना, जिससे लोगों की जान ना जाए। दूसरा, अगर आप घर में रहते हो तो हम जाने थे कि आप कहाँ रह सकते हो, तो जो भी अगर आपके यहाँ टेबल है, फिर कोई भी जैसे बेड है, उसके नीचे आप रह सकते हो, जैसे पलंग के नीचे आप जाके छिप सकते हो, चौकी के नीचे आप जाके छिप सकते हो। ठीक है, और अगर आप घर से बाहर हो तो अगर घर से बाहर है तो हमें जहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो, ठीक है, एकदम फील्ड में चले जाना चाहिए। अगर हम कार में हैं तो कार को पूरा शीशा वगैरह की तरफ से हर चीज से लॉक करना चाहिए। अगर हम मोटरसाइकिल से हैं तो मोटरसाइकिल से उतर के हमें तुरंत प्लेन सरफेस की ओर यानी फील्ड की ओर भागना चाहिए ताकि हम अपनी जान बचा सके। अब देखिए, इन सब से अगर यहाँ पर आए पलंग के नीचे, अब फिर हम टेबल के नीचे यानी मेज के नीचे हम जाके छिप सकते हैं या चौकी के नीचे, तो उससे हम कैसे ये बच सकते हैं। तो देखिए, अगर अर्थ को आया, बिल्डिंग ऊपर से जैसे पहले गिरेगी, हिलेगी तो ऊपर से सबसे पहले गिरेगी, अगर वो गिरेगी तो वो उसको सह लेगा, आपको आपके माथे पे चोट नहीं आएगा और आपको सर पे इस तरीके से हाथ रख के यहाँ पर करके रहना होगा। दूसरा, अगर आप फील्ड में रहते हो तो फील्ड में अर्थक्वेक आएगा, जिसमें अगर बहुत कस के भी है तो आप ज्यादा अगर आप हिले भी तो आप हो सकता है आप गिर जाओ, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, वहां पर आसपास कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्डिंग में हो तो बिल्डिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाने के कारण वहां पर वो बिल्डिंग नहीं गिरती है। तो ये था क्लास 8 का चैप्टर 15, जिसका नाम था सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो से, इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।